हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज की जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें अनसॉल्व पेपर फिजिक्स बायोलॉजी का, ठीक ना। ये देखिए जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है। इसमें सेट नंबर आपका चौथा सेट हो रहा था और चौथे सेट का जो प्रश्न नंबर आपका है, प्रश्न नंबर 5 तक, ये देखिए एक वीडियो में प्रश्न नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं और ये दूसरी वीडियो है इसका, और इसमें आप लोगों को मैं ये पूरा कराऊंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं। प्रश्न नंबर 6 का क देखिए कह रहा है कि अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। अपसारी विकास को क्या करना है, उदाहरण के द्वारा आपको क्या करना है, समझाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा है सेट नंबर 2 में 348 जीएस जिसका कोड है। प्रश्न नंबर 8 का अथवा का दूसरा वाला देखिए, ठीक ना। यानी कि ये प्रश्न नंबर सेट 2 में हो चुका है। ये प्रश्न किस में हो चुका है, सेट 2 में हो चुका है। वहां पर आप जाकर देखिए, नहीं तो आप लोग अगर देखे होंगे सेट 2 में तो देख लिए होंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये देखिए सेट नंबर 2 का ये प्रश्न नंबर 8 है। अथवा देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए मानव रक्त में लसिकालु और अपसारी विकास। तो अपसारी विकास को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए अपसारी विकास, ठीक है। इसको देखिए अपसारी विकास, किसी एक जाति के जीव जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में अपने अपने क्षेत्र के पर्यावरण के अनुरूप क्या अनुरूप आकारिक परिवर्तन होने लगते हैं। इससे पूर्व जाति की मूल समष्टि क्या होती है, कई नई समष्टियों में बट जाती है। इसे अनुकूली अपसरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुकूली अपसरण कहते हैं। इस प्रकार अलग हुई प्रत्येक समष्टि नई जाति में विकसित हो जाती है। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में बनने वाली नई जातियों को विस्थानिक जाति उद्भवन कहते हैं। इस प्रकार जाति का विकास अपसारी विकास कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार जाति का विकास क्या कहलाता है, अपसारी विकास कहलाता है। तो ये आपको अपसारी विकास को लिख लेना है, आपको लिख लीजिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये प्रश्न नंबर ख, अंतरण आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरण आरएनए, ठीक ना, जिसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह कोशिका की कुल आरएनए का 15 से 18% होता है। यानी कि कोशिका में जितना आरएनए है पूरा कितना ये है, 15 से 18% होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सबसे छोटे व लघुशील अणु होते हैं, अतः इन्हें विलेय आरएनए अणु भी कहते हैं। इनका निर्माण केंद्रक में डीएनए के सांचे पर होता है, ठीक है। कहाँ होता है, डीएनए के सांचे पर होता है। कार्य भी देख लीजिए। कार्य, ये अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाते हैं जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको कहाँ पर लाते हैं, राइबोसोम्स पर लाते हैं, और वहां पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो ये वाला आपका है प्रश्न नंबर 6 का ग, ओपिआइड्स ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ओपिआइड ड्रग देखिए क्या होता है, ओपिओइड या ओपिआइड का ये बात देखिए, ठीक है। ओपिओइड वे यौगिक हैं जो केंद्रीय और परिधि तंत्रिका तंत्र तथा जठरांत्र मार्ग में मौजूद ओपिओइड रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। ओपिओइड का उपयोग आमतौर पर दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दर्द के, जहां पर दर्द होता है, ठीक है। अगर दर्द हो रहा है तो इस ड्रग्स को खाने पर क्या होता है, दर्द रुक जाता है, ठीक है। और दर्द से राहत के लिए और दस्त में भी दवा के रूप में दिया जाता है। हालांकि उन्हें अक्सर उत्साह पैदा करने वाली दवाओं के रूप में लिया जाता है। ओपिओइड उन आम दवाओं में एक है जिसका कैनाबिनोइड्स के साथ दुरुपयोग किया जाता है। देखिए इसका एक दुरुपयोग भी है, क्या है देखिए,
जिसका जो कुछ दवा ऐसी होती है ना जो दुरुपयोग में आती है, तो ये देखिए ओपियोइड और कोकेन को मादक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। जैसे कोकेन आप जानते हैं, ड्रग्स जानते हैं ना, उस प्रकार से इसका भी उपयोग किया जाता है। यह लत पैदा करता है। यह क्या करता है, जो कोकेन होता है, ड्रग्स, हीरोइन जो होता है, ये सब क्या करता है, एक लत पैदा करता है और अधिक मात्रा में सेवन घातक हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में करेंगे तो आपका मतलब बहुत ही घातक हो जाएगा, ठीक है, नुकसानदायक। यदि लंबे समय तक उपयोग के बाद उन्हें अचानक बंद कर दिया जाता है तो व्यक्ति को वापसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। क्या दिखाई देने लगते हैं, वापसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ है। अब देखिए ये करा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखी चित्र द्वारा दर्शाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं सेट नंबर 3 में, जिसका कोड 348 GI का प्रश्न नंबर 7 देखिए, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, देखिए यहाँ पर पारितंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप उत्पादक, जो हरे पादप होते हैं उनको हम लोग उत्पादक भी कहते हैं, ठीक है ना, ही कर सकते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है, ठीक ना। क्या होता है, यह देखिए ये जो होता है आपका सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप ही कर सकते हैं। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित करता है। तो जो आपके ये पादप होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, सब क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, संचित करते हैं, ठीक ना। खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फिगर है, थोड़ा सा फिगर तो नहीं ऐसा बना है, देखिए यहाँ पर देखिए एक सन है, ठीक है, सन है। ये क्या है, एक सूरज है, ये क्या है, घास है, ठीक है, घास, ये क्या है, घास है। अगर घास को एक खरगोश खाता है, घास को क्या खाता है, ये पूरा प्रकाश जब इस पर प्रकाश आता है तो इस पर 100% ऊर्जा होती है। क्या होती है, इस पर 100% ऊर्जा होती है। तो 100% ऊर्जा को अगर ये खाएगा, घास को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा, या मान लीजिए चूहा खा रहा है, तो ये खाएंगे तो इसको कितना मिलेगा, 10%, इसका 10% ऊर्जा ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 10% ऊर्जा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 10% ऊर्जा इसको मिली या इसको मिली। उसके बाद जब इस चूहे को सांप ने खाएगा, इस चूहे कौन खाएगा, सांप खाएगा, तो इसको इसका 10% मिलेगा, यानी कि 10% का 10%। तो यहाँ पर देखिए 10% का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका 1% ऊर्जा मिलेगी। किसका 1%, ये सन का जो 100% था इसको 10% मिला और वही एनर्जी इसको 1% मिली। अब इस सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। कौन खाता है, बाज खाता है। तो बाज को 1% का 10%, यानी देखिए यहाँ पर 1% का 10% निकालेंगे तो 1 × 10/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1/10 रह जाएगा, तो 10 से भाग करेंगे, 0.1%। कितना पाएगा बाज, 0.1% एनर्जी बस पाएगा ये। अब इसको अगर खा रहा है खरगोश को, तो ये 10% का 10% पाएगा, यानी कि 1% पा जाएगा। लेकिन सांप को खाएगा तो ये कितना पाएगा, 0.1% ही पाएगा, ठीक है। ये 10% का नियम होता है एक। तो यहाँ पर देखिए नीचे कुछ और लिखे, प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 90% जीवधारी की जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। केवल 10% संचित ऊर्जा ही अगले खाद्य स्तर को हस्तांतरित होती है, ठीक ना। बात समझ में आई, हस्तांतरण के समय भी कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। इस प्रकार एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में केवल 10% ऊर्जा हस्तांतरित होती है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ लिखे हैं, एक खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी जो होते हैं को केवल 10% ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। उससे दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं उनको केवल
1% ऊर्जा मिलेगी, जैसा कि अभी हम बताए हैं। इसी प्रकार अगली श्रेणी के उपभोक्ता को 0.1% मिलेगी, यानी कि 1% का 10%, यानी कि 0.1% ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार एक से दूसरी श्रेणी के जीव को केवल 10% ऊर्जा पिछली श्रेणी से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उपभोक्ता में सर्वाधिक ऊर्जा केवल शाकाहारी को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे ज्यादा ऊर्जा कोई अगर पाता है तो वो कौन पाता है? शाकाहारी पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो आपके हैं वो पादप को खा रहे हैं, यानी कि उत्पादक जो है आपकी घास हो, सें या फिर हरी सब्जियां हैं उनको खा रहे हैं, तो उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी मांसाहारी के तौर पर। यानी कि मांसाहारी के कंपेरिजन में देखा जाए तो जो शाकाहारी होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी मिलती है जो साग सब्जी खाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न आ गया। विस्तृत उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखिए। तो सेट नंबर 3 में 348 GI का प्रश्न नंबर 6 देखिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 में भी ये पूछा है, तो चलते वहां पर देख लेते हैं इसको। यही क्वेश्चन है, देखिए मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है ये भी और वो भी। ठीक है, बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। नए उत्पादों एवं सेवाओं हेतु प्राकृतिक विज्ञान जीवों, उनकी कोशिकाओं, ऊतकों तथा उनके अंगों व आणविक अनुरूपों का समायोजन जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित है। पहला है प्रदूषण नियंत्रण और जैव प्रौद्योगिकी। DNA पुनर्योगज तकनीकी द्वारा ऐसे जीवाणु किए गए हैं जो समुद्र में तेल रिसाव के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम या समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जीवाणु पैदा किए गए हैं कि जो समुद्र में तेल रिसाव है उसको क्या कर सकते हैं? उस प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी पॉइंट है उद्योगों के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। उद्योगों क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अधिक उत्पादन व उच्च गुणवत्ता देने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव विकसित किए गए हैं जो एंटीबायोटिक, एंजाइम, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल आदि के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है फोरेंसिक साइंस में जैव प्रौद्योगिकी। देखिए PCR जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के प्रयोग ने आपराधिक समस्याओं को निदान सुझाया है। ठीक है, तो जेनेटिक्स का उपयोग करके ये क्या करते हैं, आपका जो पुलिस वाले होते हैं नहीं देखते हैं जेनेटिक्स, यानी कि जो बाल होता है, बाल मिल जाता है तो उससे पता चलता है किसका DNA है, किसने मर्डर किया है। नाखून मिल जाए या फिर बाल मिल जाए या फिर ब्लड मिल जाए, ठीक ना, फिंगरप्रिंट मिल जाए तब भी। ठीक है, तो इससे ये आपको मतलब क्या आपराधिक समस्याओं का निदान सुझाया है। तो यहाँ पर देखिए चौथी पॉइंट है पारजीवी जंतुओं के निर्माण में से रोगों के अध्ययन। जैविक उत्पादों जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के उत्पादन, अल्फा लैक्टेल ब्यूमिन के उत्पादन में सहायता मिली है। तो ये आपको लिख लेना है कौन सा, मानव कल्याण में या फिर कृषि के महत्वपूर्ण ये उपयोग है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 का, अथवा लाए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेख निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, देखिए इसको बोलते हैं PCR। ठीक ना, क्या बोलते हैं? PCR। इसको पॉलीमरेज चैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक ना, PCR का अर्थ पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। PCR के मुख्य 3 चरण निम्न है। पहला है निष्क्रियकरण और तापानुशीलन और विस्तार। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला ये वाला आपको फिगर बना लेना है। ठीक ना, इस प्रकार जैसे हम कलर किया वैसे कलर भी कर लेना। तो ये देखिए प्रवर्धी भाग है और यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए द्विलीडियन DNA है। ठीक ना, DNA है। तो ये निष्क्रियकरण है। इसका क्या होता है, ये देखिए अब तापन जब इसका होगा तो तापन में आपका दो ठे कलर रहेगा, 2 कलर रहेगा। उपक्रमण, तापानुशील, देखिए इसको मतलब इसी तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, तो ये आपका जो
कहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेख निरूपण करिए। तो यहाँ पर जो आपका यही है आरेख निरूपण। ठीक, तो ऐसे आपको क्या करना है, बना लेना है इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ऐसे करके आपको बना लेना है। ठीक है, नाम उम लिख लीजिएगा जैसे जैसे लिखे हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए उसका उपयोग, देखो पीसीआर का उपयोग निम्न है, तो उसका उपयोग भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला है रोगों की पहचान में, क्या करने में पीसीआर का उपयोग किया जाता है, रोगों की पहचान करने में किया जाता है कि कौन सा रोग है। ठीक है, दूसरा है उत्परिवर्तन में, तीसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है, चौथा है डीएनए क्लोनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, डीएनए क्लोनिंग में किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, उत्परिवर्तन में किया जाता है, रोगों की पहचान में किया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देखिए आप, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बायोगैस संयंत्र, यहाँ देखिए इसमें एक टैंक 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट एक गोबर की करदम यानी कि गोबर होता है, ठीक ना, भरी जाती है। करदम के ऊपर एक संचल ढक्कन रखा जाता है, जैसे सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है जो एक पाइप से जुड़ा होता है। इसी पाइप की सहायता से घर में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। उपयोग की गई करदम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है। क्या की जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। उसके बाद इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक ना, जो आपका गोबर बचा होता है उसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, ठीक ना, गांव में जो आपके गांव है वहां पर क्या होता है, गोबर बढ़िया से यानी कि पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाने के लिए जगह छोड़े, यहाँ पर आप लोग चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, चित्र मैं आपको दे दूंगा ऊपर, यहाँ पर चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र मैं दे दूंगा ऊपर। अब ये देखिए उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने में तथा प्रकाश के लिए किया जाता है। भारतवर्ष में बायोगैस उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों में हुआ है। इस संयंत्र में मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। ये अनाक्षी जीवाणु सेलुलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं और उपापचय के फलस्वरूप CO2, H2 तथा CH4 गैस यानी कि मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ठीक ना। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, ज्यादातर मीथेन गैस होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 का अथवा है, कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4 का ग और सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 का क देखिए, तो दोनों में ये पूछा गया है, सेट नंबर 3 में, सेट नंबर 1 में। तो सेट नंबर 1 में कराएं इसको चलते हैं उसको देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, कैंसर क्या है। तो देखिए कैंसर क्या है, इसके बचाव और उपचार का उल्लेख कीजिए। तो वही चीज है एकदम, कैंसर असामान्य या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है, जो शरीर में कहीं भी शुरू हो सकती है और संभवतः अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकती है। तो यहाँ पर देखिए रुधिर कैंसर उपचार, देखिए रुधिर कैंसर रोगों में कीमोथेरेपी से अस्थि मज्जा नष्ट हो जाती है, जिसे स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण द्वारा सही किया जा सकता है, ठीक ना, किया जाता है। बचाव देखिए इसका क्या है, बचाव है तंबाकू का सेवन बंद करना पड़ेगा, वजन प्रबंधन, शारीरिक गतिविधि में संलग्न होना, सूर्य से स्वयं को बचाना, सूर्य इसमें क्या होता है, स्वयं को बचाना होता है, सूर्य से छाया में रहना होता है, त्वचा को ढकना रहता है। उसके बाद देखिए जोखिम पूर्ण व्यवहार से बचें, सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये चीजों का आपको ध्यान देना रहता है। तो ये कैंसर था। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 बचा है, प्रश्न नंबर ये अंतिम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और इसमें है, मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए
सर्वप्रथम भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। संसार के अनेक देशों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। दो देशों में ही नहीं बल्कि एक ही देश के भिन्न क्षेत्रों और वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर देखने को मिलता है या मिलती है। ठीक ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं। अब उसी में देखिए आगे कि मानव विकास का अर्थ। देखिए मानव विकास का अर्थ क्या है। मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भोजन, वस्त्र और आवास तथा सुखदायक वस्तुओं को जुटाना ही मानव विकास है। तो देखिए मानव विकास का उद्देश्य क्या है। देखिए मानव विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। सार्थक जीवन का तात्पर्य आय तथा संपत्ति के विस्तार व लंबा जीवन जीने से नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य तथा उपयोगिता भी होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो तथा अपनी बुद्धि और विवेक का विकास करते हुए परिश्रम के बल पर समाज में प्रतिभागिता करें। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में स्वतंत्र हो तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से पूरा कर सके। तो ये आपका था मानव विकास पर एक निबंध। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम है। संलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए संलग्नता एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन्स द्वारा अपने उसी संयोग में रहते हुए एक साथ वंशागति होने की प्रवृत्ति को संलग्नता या लिंकेज कहते हैं। इसके अनुसार एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स एक ही युग्मक में प्रवेश करके एक साथ ही संतान में वंशागति होते हैं। अब देखिए इसका एक उदाहरण है ड्रोसोफिला में संलग्नता। ठीक ना, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। इसको देखिए हम एक फिगर के द्वारा बताए हैं। यहाँ पर ये वाला जो नीला कलर है, नीला कलर वाला जो है ये मक्खी है, ये भी काला कलर वाला ये ब्लैक लॉन्ग है, ये भी क्या है मक्खी है। तो एक छोटा है, एक ग्रे कलर है। तो पहले यहाँ पर देखिए पहली मक्खी स्लेटी रंग तथा अल्प विकसित पंख वाली ड्रोसोफिला है। तो ये जो पहली मक्खी आपको दिख रहा है वही है। ठीक है, दूसरी मक्खी जो है काले शरीर तथा लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला है। तो ये दूसरी मक्खी जो है काले पंख वाली है ड्रोसोफिला। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, इसका देखिए एक ग्रे कलर का एक गु मिलता है और एक ब्लैक वाला एक गु मिलता है। तो ये क्या बनता है, देखिए ग्रे लॉन्ग बनता है, यानी कि एक ग्रे बनेगा और एक लॉन्ग, यानी कि एक लंबा वाला बनेगा और एक ग्रे स्लेटी कलर वाला बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला मिलता है और यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर आपका ग्रे वाला ब्लैक वाला मिलता है और इसमें का एक लॉन्ग वाला मिलता है। तो ब्लैक और लॉन्ग मिलेगा तो ब्लैक लॉन्ग बनेगा, यानी कि ये पीढ़ी F2 में है। ठीक ना, ये पीढ़ी F2 में और ये पीढ़ी आपका F1 था, F1 पीढ़ी है और ये F2 पीढ़ी है। तो दोनों में देखिए जब ये देखिए दोनों ये देखिए क्या है, ये दोनों देखिए ये आपका ये वाला मिला है, यानी कि ब्लैक वाला मिला है, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रे वेस्टिजियल बना है। ठीक ना, यानी कि आपका ग्रे स्लेटी कलर बना है, स्लेटी रंग बना है, दोनों बराबर बने। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर बने। तो ये वाला देखिए ब्लैक और लॉन्ग और ब्लैक मिला तो ब्लैक लॉन्ग बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका संकरण इसमें भी होता है। अब देखिए पहली और दूसरी मक्खी का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की समस्त संतति का शरीर स्लेटी रंग का तथा उनके पंख लंबे आकार के थे। तो पहली और दूसरी मक्खी का, ये पहली मक्खी दूसरी मक्खी का जब कराया गया तो जो F1 पीढ़ी में समस्त बना है शरीर एक स्लेटी बना है और पंख एक का क्या बना है, पंख स्लेटी कलर और पंख लंबा बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रे लॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वेस्टियल। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर अब F1 पीढ़ी के नर संकर का संयुग्मजी अप्रभावी मादा से मैथुन कराने पर F2 पीढ़ी में दो प्रकार के संतति जीव बराबर संख्या में बनते। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रकार के संतति जीव यहाँ पर दोनों संख्या
बराबर बने। तो ये दो बना है ब्लैक लॉग और ये ग्रे वेस्टिबल बना है, यानी कि स्लेटी कलर बना है। ठीक है, अब देखिए पुनर्योजन क्या होता है। पुनर्योजन देखिए, संतति में ऐसे जीनों का संयोजन जो कि उनके पैतृक पीढ़ी में न हो, इस प्रक्रिया को पुनर्योजन कहते हैं। पुनर्योजन समझ में आया? देखिए, संतति में ऐसे जीनों का संयोजन जो कि उनके पैतृक पीढ़ी में न हो, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्योजन कहते हैं। अब देखिए, उस संतति को पुनर्संयोजी कहते हैं। मेंडल ने अपने द्विसंकर क्रॉस में मटर के दो लक्षणों को लिया था, जिससे उन्हें F2 9 रेशियो, देखिए 9:3:3:1 का अनुपात मिला। जीन का डीएनए खंड अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन विनिमय के द्वारा समजात गुणसूत्रों में अदला बदली करते हैं, जिससे पैतृक लक्षण परिवर्तन होता है। पैतृक लक्षण क्या होता है? परिवर्तन होता है। जहां पर क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा वहां पुनर्योजन की प्रक्रिया अधिक होगी। इस प्रकार यदि पुनर्योजन अधिक होता है तो संलग्नता कम पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इधर पुनर्योजन। देखिए, इसमें हम समझा देंगे आपको पुनर्योजन क्या है। देखिए, ये देखिए ए है और ये क्या है? बी है। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। और यहाँ पर देखिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए, है ना। अब देखिए यहाँ पर ए स्मॉल स्मॉल, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्रॉसिंग कराएंगे। देखिए, इसका और इसका क्रॉसिंग करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्रॉसिंग करा रहे हैं इसका। देखिए कैसे, यहाँ पर आपका देखिए ये ए वाला जो है ये बी वाला स्मॉल, ये कौन था? ये देखिए बी था, कैपिटल बी है। जो रेड वाला है कैपिटल बी है और जो ब्लैक वाला ये स्मॉल बी है। तो दोनों का क्रॉसिंग हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों का क्रॉसिंग हो गया। तो ये रेड ब्लैक वाला रेड वाले में आ गया, रेड वाला ब्लैक वाले में आ गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो स्मॉल बी था ये किस में आ गया? रेड वाले में आ गया। और जो आपका ये कैपिटल बी रेड वाला था ये किस में आ गया? ब्लैक वाले में आ गया, कैपिटल बी इतना। तो ये क्या हुआ? इसका क्रॉसिंग हो गया। इसी को हम लोग पुनर्योजन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पुनर्योजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पूरा को अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका था एक कैपिटल ए कैपिटल बी था और एक कैपिटल ए और स्मॉल बी, जो कि ये जो जगह ले लिया कैपिटल बी का स्मॉल बी। ठीक ना, तो इसमें क्या हो गया? पुनर्योजन हो गया। और यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी हो गया, यहाँ पर भी पुनर्योजन हुआ है। नहीं तो यहाँ पर स्मॉल बी होता है, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी एक वाला ये सेम है। तो ये आपका था पुनर्योजन। और ये आपका था सेट नंबर 4, जो बायोलॉजी का सेट नंबर 4 था, कंप्लीट हुआ आपका। ठीक ना, तो पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देख करके लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।